Hello everyone, today I am here with a new topic of class 11th and the topic belongs to your book Hornbill. Students, actually this is the 4th chapter of your book and the name of the chapter is Landscape of the Soul and the chapter has been written by Nathalie Treveroy. स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हॉर्नबिल बुक का 4th चैप्टर है जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल और इसे लिखा है नैथली ट्रेवेरॉय ने. So before discussing the chapter, I would like to discuss something about our author. चैप्टर को डिस्कस करने से पहले ऑथर के बारे में कुछ जानते हैं. नैथली ट्रेवेरॉय ये एक आर्ट हिस्टोरियन थी. आर्ट हिस्टोरियन क्या होते हैं? ये एक आर्ट हिस्टोरियन थी. आर्ट यानी कि कला. तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी जो हिस्ट्री में जितनी कला थी, जितने भी टाइप के आर्ट होते थे उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनका ओरिजिन, उनको करने का क्या तरीका होता है, उनको पढ़ना, उस पर रिसर्च करना, कहाँ कहाँ वो आर्ट पाया जाता था, कहाँ कहाँ अभी है प्रेजेंट वो आर्ट, उन सारी चीज़ों के बारे में जानना, लिखना और लोगों को बताना, ये एक आर्ट हिस्टोरियन का काम होता है. जैसे बहुत सारे ऐसे आर्ट हैं जो अब ख़त्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, या उनको जो आर्टिस्ट होते थे वो लोग उसको पास ऑन नहीं कर पाए अपने जनरेशन में आगे, तो वो क्या हो गए, हिस्ट्री में ही रह गए, वो अब इतिहास बन चुके हैं. तो उन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर जानना. जैसे आप इंडिया में भी घूमोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर दिखाई देंगे जहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स हैं अब वैसे स्क्रिप्चर्स नहीं बनाए जाते हैं, या और यहाँ पे सिर्फ पेंटिंग की बात नहीं हो रही है. आर्ट मतलब हर तरीके का आर्ट, पेंटिंग हो गई, स्क्रिप्चर्स हो गए, जो मूर्तिकार जो मूर्तियाँ बनाते हैं, स्कल्पचर्स हो गए, वो सारे. तो बहुत अलग अलग तरह के आर्ट होते थे. ठीक है, तो सबके बारे में सारे अभी नहीं पाए जाते हैं. बहुत सारे ऐसे थे जो आपको मंदिरों की दीवारों में या पुरानी बहुत मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स में आपको पहले नज़र आएंगे, पहले की पुरानी बिल्डिंग्स में. तो उनके बारे में हिस्टोरियन पढ़ते हैं, जानते हैं उनको किसने बनाया, उनका क्या तरीका होता था बनाने का. इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना, जानना, लिखना और पास ऑन करना, ये एक आर्ट हिस्टोरियन का काम होता है. तो नैथली ट्रेवेरॉय एक आर्ट हिस्टोरियन थी. ये फेमस कैसे हुई? इन्होंने एक वर्क को ट्रांसलेट किया था जिसका नाम था सिटी ऑफ जिन्स. ठीक है, उससे पहले इनका जन्म हुआ था 2 Feb 1975 में. She was born on 2 February 1975 और एक किताब को इन्होंने ट्रांसलेट किया था. ये किताब एक्चुअली इनकी नहीं थी, इनकी लिखी हुई किताब नहीं है. ये किताब थी विलियम डालरिम्प्ले. ठीक है, ये एक हिस्टोरियन थे, इनकी एक किताब थी और उसी को इन्होंने ट्रांसलेट किया, सिटी ऑफ जिन्स, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई. ये एक बेल्जियन एम्बेसडर ऑफ इंडिया की वाइफ थी. तो प्रिटी मच इनके बारे में इतना ही है. ये जो चैप्टर, अब ये एक आर्ट हिस्टोरियन है, चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल. तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि चैप्टर भी कुछ आर्ट से रिलेटेड है. चैप्टर किस बारे में है? तो हाँ, डेफिनेटली ये जो चैप्टर है वो आर्ट से रिलेटेड है. आर्ट के बारे में इस चैप्टर में ज़्यादातर बात की गई है. ठीक है, तो बेसिकली हमारा पहला थीम जिस चैप्टर का है वो है आर्ट. ठीक है, कला. देखो हमारे यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर ऐसा है ना कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो, चाहे कैसे भी आर्टिस्ट हो, तो इसको लोग पैशन मानते हैं, लेकिन इसको एक आपको लोग टैलेंटेड समझेंगे, लेकिन दिस इज़ अ वेस्टेज ऑफ स्पेस समझते हैं इसको. ठीक है, वेस्टेज ऑफ स्पेस का मतलब लोग इसको अर्निंग का ज़रिया नहीं मानते, इसको एक स्टेबल ऑक्यूपेशन नहीं मानते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होने लगा कि आर्ट धीरे धीरे ना उसका प्रेजल ख़त्म होने लगा. आर्ट को अब लोग उतना प्रेज़ नहीं करते हैं, लोगों में आर्टिस्टिक टैलेंट ख़त्म हो गया है. जिस पैशन के साथ लोग पहले आर्ट किया करते थे या जितना टैलेंट उनमें था, अब वो नहीं रहा, अब धीरे धीरे वो कम हो गया है.
आर्टिस्ट अभी भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया, जो पैशन, जिस पैशन के साथ वो उस चीज़ को किया करते थे और उसको एक अर्निंग का ज़रिया नहीं भी हो तो भी वो काम को करना उतने पैशन के साथ ही, ये पुराने लोगों में था। और सिर्फ टाइम पास के लिए वो लोग आर्ट नहीं करते थे, हॉबी के लिए नहीं करते थे, ये उनका ट्रू टैलेंट, इनर टैलेंट होता था। तो उस चीज़ को इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको 2 टाइप के टैलेंट को दिखाया गया है, कॉन्ट्रास्ट किया गया है। एक है चाइनीज़ टैलेंट, चाइनीज़ आर्ट, चाइनीज़ पेंटिंग वर्सेस यूरोपियन। तो इस दोनों में अलग अलग कहानियों के ज़रिए इन दोनों आर्ट को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, सारे तरह के आर्ट को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, तो ऑथर ने इन दोनों आर्ट को स्टोरी के ज़रिए इन दोनों के पावर को बताने की कोशिश की है, दोनों के अपने अपने सिग्निफिकेंस को बताने की कोशिश की है, दोनों का अपना अपना क्या महत्व है और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, इस चीज़ को बताने की कोशिश की है। उन्होंने 2 स्टोरी को यूज़ किया है। जो पहली स्टोरी है वो ये है कि चाइनीज़ आर्ट जो है वो कैसे एक्चुअल व्यू को प्रोड्यूस नहीं करता है। यानी कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती थी पहले, उसमें क्या होता था कि जो चाइनीज़ आर्टिस्ट होते थे वो बनाते कुछ थे, लेकिन उसमें व्यू, उसका जो व्यू होता था ना, वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता था, ठीक है। उसमें दिखता कुछ और ही था, उसमें एक्चुअली लैंडस्केप नहीं होता था। जैसे सपोज़ लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, पहाड़, पानी, ठीक है, जो ऐसा व्यू दिखाई देता है तो हम लोग लैंडस्केप मोड में फ़ोटो लेते हैं, यानी कि पूरा पेड़, पहाड़, सीनरी पूरा दिखाई देता है। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल, चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो चाइनीज़ जो पेंटिंग करते थे ना, उसमें एक्चुअली लैंडस्केप दिखता नहीं था और उसमें लैंडस्केप होता था। मतलब जो एक्चुअल व्यू हुआ वो कुछ और है और दिख कुछ और रहा है, यानी कि पेंटिंग सामने कुछ और दिखाई दे रही है, लेकिन उसके सोल में झांक करके आपको उसका मीनिंग को देखना पड़ता था, यानी कि आपको उसको आपको आर्टिस्ट के नज़रों से देखना पड़ता था, ठीक है, कि आर्टिस्ट उसमें क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ और होता था, ठीक है। तो एक्चुअल व्यू उसका कुछ और होता था। और जो यूरोपियन आर्ट होते थे, यूरोपियन यानी कि जो यूरोपियन जो आर्टिस्ट होते थे, जो भी पेंटिंग बनाते थे, वो एक्चुअली जो चीज़ है वही चीज़ दिखती थी। सपोज़ उन्होंने मगरमच्छ बनाया तो दिख रहा है कि हाँ मगरमच्छ है, लेकिन जो चाइनीज़ बनाते थे तो उसमें पेड़, पहाड़ और कुछ बनाया है, अच्छा सा सीनरी, लेकिन उसमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है, गुफा है और बादल हैं, इस तरीके की चीज़ें उसमें दिखाई दे रही हैं, आदमी है, शैतान है, शेर है, कुछ अलग ही दिखाई देता था, ठीक है। पेड़ है तो पेड़ में औरत दिखाई दे रही है, इस तरीके के आर्ट वो लोग ज़्यादा दिख रहा है मुझे और आपको, वो दिखाई देगा कि वो पेड़ है, लेकिन अगर उसको सोल की नज़र, उसके सोल में देखने की कोशिश करें, उसको पेंटर के नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो वो एक लड़की है या एक औरत है, इस तरीके की पेंटिंग वो लोग ज़्यादा बनाते थे। तो यानी कि उसमें एक्चुअल व्यू नहीं होता था, रियल लैंडस्केप उसमें नहीं होता था। और पावर ऑफ आर्ट को दिखाने की कोशिश की, जो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, चाइनीज़ एक वर्ड है शानशुई, इसके बारे में भी इसमें हम लोग जानेंगे। शानशुई का मतलब होता है माउंटेन एंड वाटर। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि माउंटेन उसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है और वाटर उसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों ही चीज़ें। उसके बाद एक और चीज़, 2 पार्ट में है चैप्टर जो है वो 2 पार्ट में है। पहले उन्होंने 2 स्टोरीज़ को डिफ़ाइन किया है, उसके बाद उन्होंने आर्ट ब्रट की बात की है। आर्ट ब्रट, ठीक है। आर्ट ब्रट क्या होता है, यानी कि रॉ आर्ट, कोई ट्रेन आर्टिस्ट नहीं, कोई वैसा नहीं, लेकिन वो फिर भी फेमस होता है, उनमें टैलेंट होता है, ठीक है, वो आर्टिस्टिक होते हैं, उस चीज़ की बात की गई है। तो ये मैं चैप्टर में आपको आगे समझाऊंगी, अभी बस मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, इस बारे में भी सेकेंड पार्ट में आर्ट ब्रट के बारे में बात की गई है, उसमें एक आर्टिकल के बारे में बात किया गया है और वहाँ से हम लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश कर रही है कौन, नैथली ट्रेवरॉय। तो बेसिकली वो जगह जगह पर जा करके अलग अलग टाइप के आर्ट को उन्होंने डिस्कवर किया है और एक बहुत छोटा सा, उसका बहुत छोटा हिस्सा बोल सकते हैं ये, जो वो इस चैप्टर के थ्रू, लैंडस्केप ऑफ द सोल के थ्रू, वो हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। सो आई होप आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा चैप्टर का, व्हाट द चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट।
Now, let's start the chapter. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. यहाँ पे सबसे पहले जो ऑथर ने ये चैप्टर को स्टार्ट किया एक कहानी से, ठीक है। और तब मैं इसको इरेज कर देती हूँ तब तक, सो दैट मेरे लिए लिखना आसान होगा। नो, तो मैंने आपको बताया कि स्टोरी में दो अलग अलग स्टोरीज़ के थ्रू, चैप्टर में दो अलग अलग स्टोरीज़ के थ्रू दो अलग अलग आर्ट को दिखाने की कोशिश की है, किया है ऑथर ने। और अब हम लोग पहले स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले स्टोरी का जो पहला कैरेक्टर, वो जिसका नाम मैंने पढ़ा, दैट वाज वू दाओजी, ठीक है। ये एक आर्टिस्ट है, पेंटर है, ठीक है। और उन्हीं की ये स्टोरी है, उन्हीं के बारे में एक कहानी है। टेल है, टेल यानी कि इमेजिनरी कहानी, सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये कहानी उन्होंने सुनी है कहीं पे और वो कहानी अब वो हम लोग को सुना रही है। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट, उनके बारे में, ये एक पेंटर हैं वो दाओजी, इनके बारे में एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो लोग वहाँ पे चाइना में इनके बारे में बोलते होंगे। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, और ये कब के है? 8th सेंचुरी के। तो सोचो कितनी पुरानी बात है ये। 8th सेंचुरी के एक पेंटर हुआ करते थे, ठीक है, एक पेंटर हुआ करते थे और जिनका नाम था वू दाओजी। इनकी कहानी है। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग टू डेकोरेट पैलेस वॉल। अब इनकी जो आखिरी पेंटिंग है उसके बारे में बात की जा रही है। आखिरी पेंटिंग इनकी क्या थी? इनको ऑर्डर पे, कमीशन का मतलब ऑर्डर पे इन्होंने बनाई थी, यानी कि किसने ऑर्डर किया था इनको? एक एम्परर ने, टैंग एम्परर, जिसका नाम था स्वान जोंग, आई थिंक ZONG, ये जोंग, ख्वान जोंग, ठीक है, ख्वान जोंग उसका नाम है, टैंग एम्परर ख्वान जोंग। और इन्होंने इनको वू दाओजी को कमीशन किया, यानी कि ऑर्डर दिया। ऑर्डर पे इन्होंने एक पेंटिंग बनवाई जिसका नाम अपने वॉल, अपने महल के पेंटिंग दीवारों को डेकोरेट करने के लिए, एक लैंडस्केप बनाने के लिए बोला। लैंडस्केप यानी कि पेड़ पहाड़, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए उनको बोली। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। अब पेंटिंग तैयार हो चुकी है, तो मास्टर ने क्या किया? मास्टर यानी कि वू दाओजी ने क्या किया? उस पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे, एक पर्दे के पीछे, एक कर्टन के पीछे छुपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, और उनका कहना था कि सिर्फ एम्परर ही उसको देख पाएंगे और कोई नहीं देखेगा, ठीक है। तो उसको एक पर्दे के पीछे अपनी पेंटिंग को छुपा दिया। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, discovering forest, high mountains, waterfalls, cloud floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. तो अब एम्परर ने स्क्रीन के पीछे जा कर के पेंटिंग को देखा, तो पेंटिंग बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल उनको जैसी चाहिए थी वैसी पेंटिंग थी। लैंडस्केप था, उसमें पहाड़ थे, हाई माउंटेन्स थी, फॉरेस्ट थे, जंगल दिखाई दे रहा था, और उन्होंने एडमायर किया, उसको सराहा, बहुत सुंदर लग रहा था, वंडरफुल था बिल्कुल। उस पेंटिंग में वाटरफॉल दिखाई दे रहे थे, झरने दिखाई दे रहे थे, क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे इधर उधर फ्लोट करते हुए बड़े से आसमान में, इमेंस स्काई में। और कुछ आदमी भी थे उस पेंटिंग में, छोटे छोटे, जैसे कि
वो पथरीले रास्ते पे चल रहे थे, यानी कि हिल था, घाटी थी वहाँ पे, छोटा सा पहाड़ था, उसमें चल रहे थे। और बर्ड्स एंड फ्लाइट, चिड़िया जो जितनी भी उसमें पेंटिंग में जितनी चिड़िया होंगी वो उड़ रही थी, मतलब कुछ ऐसा पेंटिंग। जैसे एक बड़ी सी पेंटिंग ली गई होगी और उस पे ऐसे पहाड़, जैसे हम लोग सीनरी वगैरह बनाते हैं, पहाड़ बना दिया है, यहाँ से झरना निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ से झरना निकल रहा है, इधर में पेड़ वेड़ है ढेर सारे। बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। यहाँ चिड़िया उड़ रहा है, यहाँ पे क्लाउड्स भी हैं, ठीक है, बड़े से आसमान में क्लाउड उड़ रहे हैं। तो इस तरीके का कोई पेंटिंग होगा, और बहुत घना जंगल भी है, फॉरेस्ट भी है, तो सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है, जैसा मे बी एम्परर को चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही। नाउ Look, sire, said the paint, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. तो अभी तक तो सिर्फ एम्परर पेंटिंग को देख रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, पेंटिंग देखने में बड़ा एकदम सुंदर सा दिखाई दे रहा था, तब तक सब कुछ ठीक था। अचानक पेंटर बोलता है कि सर देखिए, यहाँ पे ना इस माउंटेन के फुट पे, यानी कि जहाँ पे सरफेस होता है, जहाँ ज़मीन होती है, वहाँ पे एक केव है, गुफा है, और वहाँ पे ना ड्वेल्स अ स्पिरिट, यहाँ पे आत्माएं रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पिरिट रहता है, कोई आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, एंट्रेंस टू द केव ओपन। और पेंटर ने क्या किया कि ताली बजाई और बोला कि वो जो केव का दरवाज़ा था वो खुल गया। पेंटिंग में पहाड़, पेड़, बादल, चिड़िया, जंगल, झरने सब दिखाई दे रहे थे, लेकिन माउंटेन के फुट पे कोई गुफा नहीं दिखाई दे रही थी, और ना ही क्लैप करने पे कोई गुफा का दरवाज़ा खुला था। लेकिन पेंटर ऐसा कहता है कि सर एम्परर देखिए कि यहाँ पे फुट है, यहाँ माउंटेन के फुट पे क्या है, एक गुफा है, और ताली बजाने पे वो ताली बजाता है और उसके हिसाब से पेंटिंग का दरवाज़ा, सॉरी, गुफा का दरवाज़ा खुल गया। हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल कि एक पेंटिंग जो कि बनाई गई है वो लाइव पेंटिंग तो कैसे हो सकती है? अभी वाला ज़माना थोड़ी 8th सेंचुरी की बात हो रही है कि 3D बना दिया, और 3D में भी वो एनिमेशन होगा तब ना, सामने लाइव पेंटिंग को वो ताली बजाएगा और गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा। हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? अभी की बात होती तो हम लोग समझ भी सकते थे। तो ये 8th सेंचुरी की बात है, और 8th सेंचुरी में किसी पेंटर ने कुछ ऐसा बना दिया है जिसमें वो देख रहा है कि गुफा का दरवाज़ा खुल रहा है ताली बजाने पे। ये एक्चुअली हो नहीं रहा था, ठीक है। The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show you, your majesty, the way. और वो कहता है कि इसके अंदर तो और भी चीज़ें अद्भुत हैं, स्प्लेंडेड है, बियॉन्ड एनीथिंग, कि शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना अंदर गुफा के अंदर तो ऐसा भव्य दृश्य है, इतना खूबसूरत है कि कोई भी चीज़ उसका वर्णन नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ उसको बता नहीं सकती, शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता है। अंदर और इतना खूबसूरत है, कहाँ? जो गुफा का दरवाज़ा खुला था उसके अंदर। तो प्लीज़ लेट मी शो यू, मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको दिखाऊं सर, मैं महाराज, मैं आपको अंदर ले जाऊं और दिखाऊं कि अंदर क्या है। द पेंटर्स एंटर द केव, और पेंटर जो है वो केव के अंदर घुस भी गया। उस पेंटिंग में जो गुफा था, गुफा का दरवाज़ा खुला और पेंटर उस दरवाजे के अंदर घुस भी गया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। तो वो तो बोल रहा था मैजेस्टी को कि आप भी चलिए अंदर, आपको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, जैसे ही वो अंदर गया और पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया अपने आप, यानी कि गुफा का दरवाज़ा ही बंद हो गया। इससे पहले कि एम्परर अंदर जा पाता, दरवाज़ा बंद हो गया गुफा का। तो दिस इज़ समथिंग जो इमेजिन नहीं किया जा सकता है। And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. इससे पहले कि जो एम्परर थे, जो कि ऑलरेडी एस्टोनिश्ड हैं, सरप्राइज हैं, ये देख करके दिमाग उनका ऐसे ही उड़ा हुआ है कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या था, ये कैसे हो गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, वो पेंटिंग जो थी वो अपने आप वैनिश हो गई, गायब हो गया, ठीक है। वो दीवार से वो पेंटिंग ही गायब हो गई। अटर अ वर्ड मतलब इससे पहले कि वो कुछ मुंह से अपनी ज़बान से शब्द निकाल पाते या कुछ हिल पाते, मूव कर पाते क्योंकि तो पेंटर ने बोला था ना आप भी मेरे साथ अंदर चलिए,
तो जाने के लिए इससे पहले कि अंदर हिलते, मूव करते या कुछ बोलते, पेंटर अंदर गया, गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। तो ये सब देख करके तो एम्परर वैसे ही एस्टोनिश था, शॉक में था, सरप्राइज था कि ये हो क्या रहा है। और पेंटिंग भी अचानक से वो क्या होती है, दीवार से गायब हो जाती है। Not trace of Wu Daozi brush was left and the artist was never seen again in this world. और उस इंसिडेंट के बाद वो जो पेंटिंग, ना ही उसके ब्रश का कोई पता चला, ब्रश यानी कि कोई ट्रेस, यानी कि उसने जो पेंटिंग की थी, पेंटिंग पूरी तरीके से गायब हो गया, उसका नामो निशान नहीं मिला उस पेंटिंग का। और उस दिन के बाद वो आर्टिस्ट भी दोबारा कभी देखा नहीं गया। 8th सेंचुरी का आर्टिस्ट वू दाउजी, यानी कि उस दिन के बाद वू दाउजी को कभी किसी ने नहीं देखा, वू दाउजी हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो गया। तो सोचो कि कितनी अजीबोगरीब कहानी है। सबसे पहली बात, कितना अनरियलिस्टिक है, लेकिन 8th सेंचुरी की कहानी है, टेल है, टेल इमेजिनरी होती है, रियल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट के बारे में हैं चाइना में। तो ये बात ये बस ये बताने के लिए है कि जितने भी जैसे फेमस आर्टिस्ट होते हैं, कोई भी फेमस पर्सनालिटी होते हैं ना हिस्ट्री में, तो उनके बारे में ऐसी कहानियाँ बहुत सारी होती थी। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। कहीं पे कोई मंदिर होता है तो उसके पीछे की बहुत ऐसी अनबिलीवेबल स्टोरीज़ होती हैं। बहुत सारे, ज़्यादातर ऐसे मंदिर होते हैं जिनके भगवान के बारे में आपको पता होगा, तो आप उनके गाइड या कहीं पर वहीं घूमने उमने जाओगे तो उनके पीछे की स्टोरी आपको मालूम होगी, है ना, कि उसके अंदर गए तो वहाँ भगवान मूर्ति बन गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरीके की कहानी है ना। जगन्नाथपुरी के बारे में हमने सुना होगा, वहाँ की मूर्ति फिनिश्ड अभी नहीं है, अधूरी है, उस तरीके का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियाँ जो पुराने पौराणिक होती हैं उनके बारे में हैं, ऐतिहासिक चीज़ें। तो वैसी ही कहानी यहाँ पे आर्ट को दिखाती है कि चाइना के आर्टिस्ट ऐसे ऐसे होते थे, इतने अनबिलीवेबल होते थे। जिस एक कहानी को किसने डिस्क्राइब किया, नैथली ट्रेवेरॉय ने, क्योंकि जब गई होंगी मे भी तो उन्होंने ऐसी कोई कहानी सुनी होगी उनके बारे में, और वो भी हम लोग को बता रही हैं। तो समझने वाली बात ये है कि चाइना के जो आर्टिस्ट थे, या चाइनीज़ जो आर्टिस्ट जिसकी बात की जा रही है वो दाऊजी, वैसे कैसे कितने सारे पेंटर होंगे जो कि बनाते तो कुछ और थे, लेकिन उसमें उसको आपको पेंटर के नज़रिए से देखना होता था। क्योंकि आम इंसान के, एक नॉर्मल आदमी के आंखों से अगर देखोगे तो पेंटर ने उसमें क्या बनाया है वो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि उसके सोल को देखना होगा। इस लैंडस्केप के आपको सोल को देखना होगा, उसकी आत्मा को देखना होगा, यानी कि जो सिर्फ आउटर बॉडी दिखाई दे रही है उसको देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको उसके सोल में झांक के देखना होगा कि एवरी पेंटिंग स्पीक्स। लोग आर्टिस्ट बोलते हैं ना, पेंटिंग स्पीक्स। आप जैसे बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स होते हैं जो अजीबोगरीब दिखाई देते हैं, हम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो पेंटिंग आखिर इतनी फेमस है क्यों। आड़ी तिरछी पेंटिंग्स होती हैं, तो और वो आप उनका दाम पूछोगे तो वो करोड़ों में बिकती हैं, वैसे वैसे फेमस पेंटिंग्स होते हैं। तो जो आर्टिस्ट होते हैं उनमें हम लोगों को देख करके वो लगता है कि बस इसमें तो क्या किया गया है, ब्रश को ऐसे से पेंट उस पर गिरा करके इधर उधर कर दिया गया है। तो वैसी वैसी पेंटिंग्स, ठीक है। जैसे एक दो पेंटिंग का मैं आपको नाम बताती हूँ। मोनालिसा के बारे में तो सब जानते हैं। मोनालिसा जो पेंटिंग है तो वो तो चलो समझ में आता है कि हाँ वो लड़की है, हालांकि पता नहीं वो थोड़ी सी ऐसी स्केरी दिखाई देती हैं, लेकिन क्रीपी, लेकिन फिर भी वो बहुत फेमस पेंटिंग है। जबकि उससे भी बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों की पेंटिंग रियल, जो कि बिल्कुल एकदम आर्टिस्टिक दिखाई देती हैं वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी जितनी रिकग्नाइज मोनालिसा की पेंटिंग है उतनी ज़्यादा कोई और पेंटिंग नहीं है। उसके बाद स्टारी नाइट करके पेंटिंग है, गर्ल विथ अ पर्ल इयरिंग, ये सारी, चलो ये सब तो फिर भी समझ में आ रही, देखने में समझ में आ रही हैं। द बर्थ ऑफ द वीनस है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग अगर आपने देखी होगी तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी वैसे ही ऐसा लगता है कि कलर पूरे तरीके से बिखेर दिया गया है उसमें, और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों उस पेंटिंग को ऐसा बनाने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। एक पेंटिंग है उसका नाम है
कुछ पैब्लो, वो पिकासो की पेंटिंग है, तो वो बहुत 1907 का, उसका नाम बहुत अजीब सा है, कुछ डेमियोसलेस करके नाम है, लेस डेमियोसलेस। आप अगर उसको देखोगे तो वो ना पेंटिंग बहुत अजीब सी दिखाई देती है। मतलब उसमें ना नॉर्मल, उसमें 4 औरतें हैं, उसमें ना नॉर्मल दिखाई भी नहीं देगा, 4-5 औरतें हैं, अजीब से आड़े तिरछे मुँह वाली औरतें हैं। ऐसा लगता है किसी बच्चे ने बना दिया है वो पेंटिंग। तो वो हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि क्या है इसमें, कुछ समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप वही उसको उस आर्टिस्ट के नज़रों से देखोगे तो इतनी फेमस पेंटिंग कुछ तो होगा। तो जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उसको क्या किया, उसको रिकॉग्नाइज़ किया, उन्होंने उसको एडमायर किया है, तो कुछ तो बात होगी उस पेंटिंग में, तभी इतना रिकॉग्निशन मिला है उसको। तो ये बात होती है पेंटिंग में। पेंटिंग को आप सिर्फ नज़रों से ऐसे व्यू करके नहीं दे सकते हो। एक्चुअल व्यू जो दिखाई दे रहा है बस पेंटिंग में उतना ही नहीं होता है। तो पेंटिंग स्पीक्स, पेंटिंग बातें करते हैं, पेंटिंग के पीछे स्टोरी होती है, कोई कोई पेंटिंग पूरी की पूरी कहानियाँ बताती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझनी होती हैं, और कैसे आर्टिस्ट के व्यू से उसको इमेजिन करना होता है। इमेजिनेशन से उसके सोल में जा कर के, यानी कि उसके आत्मा यानी बॉडी को नहीं बल्कि उसके स्टोरी को समझना पड़ता है पेंटिंग में। ठीक है, तो द पोएट इज सॉरी द ऑथर इज प्रिटी मच सेइंग दिस अबाउट टेलिंग अस अबाउट पेंटिंग और आर्ट. All right. Now, such stories played an important part in China's classical education. और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी ऐसी कहानियाँ चाइना के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एजुकेशन का पार्ट रही हैं, हिस्सा रही हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग भी आज पेंटिंग, फाइन आर्ट वगैरह पढ़ते हुए उसमें अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में लोगों को पढ़ाया जाता है, सोहराई एंड ऑल। तो सोहराई को ही देख लो, उसमें सोहराई में हम लोग नॉर्मल पेंटिंग उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी बच्चे ने बिना सर पैर के उसको ढंग का हाथी नहीं बना हुआ है, मोर है, मोर के 5 मोर अजीब सा बना हुआ है, हाथी अजीब सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉपर शेप में नहीं होता है। अगर ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो एक्चुअली हाथी को हाथी की तरह बनाते हैं और उसको देख करके लगता है कि रियल हाथी सामने में खड़ा है, तो एक वो पेंटिंग होती है। और एक है, आप दीवारों पे देखा ही होगा आपने सोहराई को, तो उसमें जो पेंटिंग है वो हम लोग अपनी नज़र से देखें तो हम लोग को लगेगा किसी बच्चे ने बचकानी हरकत करके बना दिया है, लेकिन वो कितना फेमस है, उसके पीछे का सोल, उसके पीछे का डीप, उसकी स्टोरी, उसका डेप्थ देखना होता है। ठीक है, उसको रिकग्निशन मिल रही है तो ऐसी ही तो नहीं मिल रही है ना, उसको आपको आर्टिस्ट की नज़रों से देखना होगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को पढ़ाई जाती हैं, यानी कि हमारे एजुकेशन का जिस तरीके से ये हिस्सा है, वैसे ही चाइना में इस तरीके की स्टोरीज़, इस तरीके की कहानियाँ वहाँ के एजुकेशन का हिस्सा होती थी। The book of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. 2 स्कॉलर थे जिनका नाम था कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी। थोड़े चाइनीज़ नेम है, थोड़े क्या चाइनीज़ नेम है ये सब, जिनको प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ये दोनों स्कॉलर्स हैं और इन्होंने अपने मास्टर को हेल्प किया था ये सारी किताबें और ये सारी स्टोरीज़ को इकट्ठा करने में, ताकि वो अपने चेलों को इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा सके, बता सके, उनको नॉलेज दे सकें। बियॉन्ड द एनेक्डोट they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. और इन सारी कहानियों को अगर साइड में रखा जाए तो एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा। ये सारे जो किस्से हैं इनको साइड में रखा जाए तो ये उनसे कई ज़्यादा है, किस्सों से ये कई ज़्यादा है। ठीक है, ये सिर्फ किस्से नहीं बता रहे हैं, ये किसी की ज़िंदगी का सिर्फ किस्सा नहीं है, बल्कि ये लोग डीपली रिवीलिंग स्पिरिट हैं, किसी की आत्मा को सामने खोल करके रख देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ छोटी मोटी कहानियाँ नहीं है, अगर इसके पीछे का सोल देखो तो एक आर्टिस्ट इतना इन्वॉल्व था इस पेंटिंग में, उसको इस पेंटिंग में इतना जान नज़र आया, उसने इसमें जान डाल दी ना, लाइफ बना दिया, ताकि वो इसके अंदर गया और गायब भी हो गया। तो इस तरीके के एनेक्डोट, इस तरीके के किस्से, इस तरीके की कहानियाँ चाइना में बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, फेमस हैं। और इसी को आर्ट समझा जाता था, इन्हीं को कला समझा जाता था कि आपके आर्ट में अगर कला नहीं, कहानी नहीं है, ऐसा कुछ स्टोरी नहीं है, उसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिसका सोल नहीं है, तो वो आर्ट नहीं है। So I hope you have understood the beginning of the chapter, the theme of the chapter, and the first story of the chapter that the author has told us about Chinese artists, and we will discuss more in the next lecture about other types of painting. Thank you.